हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेनियक्स वंस अगेन। आज हम टर्म वन का लास्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स का। और इनफैक्ट जो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का वीडियो बनाया था उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आई बिलीव आप लोगों ने बाकी सब वीडियोस देख लिए होंगे और बहुत अच्छे से समझ भी लिए होंगे। हमारे पास कुछ लोग क्वेरीज भी लेकर आ रहे हैं एंड वी आर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ दैट कि भाई जो बच्चे सीखना चाहते हैं और हमारी भी पूरी कोशिश है हम उनकी मदद कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसी तरह से हम टर्म वन को क्लोज करते हैं। और फिर जैसा कि हम बार बार कह ही रहे हैं कि हम लगातार क्विज़ेस अपलोड कर रहे हैं, तो आप उनको जाके देखिए। हम सैम्पल पेपर्स भी अपलोड कर रहे हैं और इसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स का ये कंप्लीट कर देंगे तो हम अपने चैनल पे लेकर आएंगे कुछ पाइथन के वीडियोस, तो कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों के लिए। तो धीरे धीरे सब बढ़ रहा है। अभी के लिए चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने उसमें जैसा कि आपको याद होगा हमने लिबरलाइजेशन जो है पार्ट 1 में कवर कर लिया था। और जिन लोगों ने अभी भी नहीं शुरू किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला टॉपिक, तो पहले आप पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसमें हमने लिबरलाइजेशन को अच्छे से डिटेल में किया है। और आज जो है हम रिमेनिंग चैप्टर जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को पूरे डिटेल में करेंगे और साथ ही साथ इस बात को भी देखेंगे कि भाई प्राइवेटाइजेशन ने क्या अच्छा किया या कितना वो सक्सेसफुल रहा या कहाँ कहाँ कमी रह गई। और ऑब्वियसली फिर और हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई और क्या अच्छा हो सकता है देश में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बात है प्राइवेटाइजेशन की कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, राइट? तो पहले उसका मीनिंग की बात कर लेते हैं कि इट इज़ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। देखिए, हमारा देश एक मिक्स्ड इकॉनमी था जब हमने, इनफैक्ट आज भी है, जब हमने आज़ादी मिली हमें, तो प्राइवेट सेक्टर वाज लाइक नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम। देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। हम देखा जाए तो बड़े बिजनेस हाउसेस में हमारे देश के अंदर एक बात करने का चलन हो गया था कि जब भी किसी बड़े बिजनेस हाउस की बात होगी तो हम टाटाज एंड बिरलास कहेंगे। ये बात और है, आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, रिलायंस है, इन्फोसिस है, ठीक है ना, गोदरेज है, अजीम प्रेम जी का विप्रो है। तो दे बहुत सारे, इट्स जस्ट टू नेम अ फ्यू हम कहेंगे। तो आज की तरह 1947 में या 50s में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत प्रॉस्परस था, समृद्ध था, ठीक है ना। लेकिन अब तो इस समय हम ये कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट को लगा कि अगर वो बिजनेस के काम भी अपने हाथ में ले ही लेगी तो कैसे चलेगा, राइट? यहाँ तक कि बेसिक इंडस्ट्रीज़ जो थी सारी, कि आयरन एंड और है, कोल है, या जो भी मिनरल से रिलेटेड है, ये सब जो है गवर्नमेंट के हाथ में थी। और उसका एक रीज़न ये भी था कि भाई उसमें जो ब्रेक इवन है वो बहुत देर में आता है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और यूजुअली हमारे प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं था। बट नाउ यस, हम ये कह सकते हैं चीज़ें बदली। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सरकार को भी लगने लगा कि भाई उसका ये काम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर में जो कंपनीज थी, काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जो लॉसेस में जा रही थी, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं वो नो हाउ नहीं था कि भाई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए भी ये है कि हो सकता है कोई बिजनेस एक्यूमेन की बजाय कोई आईए उसको हेड कर रहा है और उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए मिनिस्ट्री से आता, तो मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स विच वर एक्चुअली लीडिंग टू लॉसेस इन दैम। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई ठीक है, मुझे जो है मेरा काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट है, लेट बिजनेस बी टेकन केयर ऑफ बाय द
प्राइवेट सेक्टर। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहा होगा हमारे पॉलिसी मेकर्स के, जो वो प्राइवेटाइजेशन को जो है परस्यू करने लगे। और फिर साथ ही साथ ये बात भी है कि भाई जब प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करेगी कैसे सरकार। तो एक तो ये हो गया कि आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कि सीधा सीधा बेच दिया, जैसे अभी हाल ही में एयर इंडिया के साथ हुआ, जिसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। और या फिर सरकार ने जो ऐसे बिजनेस वेंचर्स चालू किए थे जो पार्टनरशिप में थे, जैसे हम मारुति उद्योग लिमिटेड की बात करें, गवर्नमेंट ने उसको सुजुकी मोटर्स के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया था। बट हाँ, शुरुआत में मेजर शेयर गवर्नमेंट का था, फिर धीरे 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 गवर्नमेंट ने अपने हाथ अपना शेयर उसको बेचना शुरू कर दिया। तो ये दो तरीके हम कह सकते हैं कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन करती है सरकार। और जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि भाई प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट को भी क्यों ज़रूरत पड़ी, वो ये कि भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में बेटर मैनेजरियल स्किल है, वो लोग आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर को में बड़े बिजनेस हाउसेज होंगे तो शायद हमारे को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिलने लगे। और साथ ही साथ जैसा कि करप्शन था, पिल्फरेज था, लीकेज था, इनएफिशिएंसी थी, जिस वजह से हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं लगातार लॉसेस में जा रही थी। तो कहने को हम ये नहीं कहेंगे कि सारी बिजनेस यूनिट्स ऐसी थी, ठीक है ना, कुछ तो वाकई ऐसी थी जो बहुत अच्छे से चल रही थी, तो उनको स्पेशल स्टेटस भी दिया सरकार ने, जैसे महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का स्टेटस। अब इसकी अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे आके उसकी पूरी लिस्ट ले सकते हैं, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। खैर, इन द मीन टाइम थोड़े से एग्जाम्पल्स का जिक्र कर लेते हैं। तो महारत्नाज में हमारी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आपने अक्सर पेट्रोल भरवाते हुए भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स देखे होंगे, या सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये महारत्ना में। फिर नवरत्ना यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिनी रत्ना में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाती है, इंडियन रेल, आईआरसीटीसी। आजकल तो आप अगर रेलवेज की टिकटिंग कराते होंगे तो आईआरसीटीसी की ऐप से बहुत आराम से हो जाती है। तो दिस इज़ ग्रोइंग, और धीरे धीरे पूरा कैटरिंग, टूरिज्म, पैकेजेस लगातार ग्रो कर रही है, तो उसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। अब हम आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। अब ग्लोबलाइजेशन क्या, हम आज कहते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, कि हम बॉर्डर्स को खोल रहे हैं जैसे, ठीक है, और कि द होल वर्ल्ड इज़ लाइक वन फैमिली। जब ग्लोबलाइजेशन के फेवर में बात की जाती है तो ओपननेस बढ़ रही है, इकोनॉमिक और देखो ये बात तो सही है, इकोनॉमिक्स में भी यही कहा जाता है कि कोई देश ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो ये कह सके कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो समझदारी तो इसी में है कि मिलजुल के काम किया जाए, तभी सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि भाई लोगों का वेलफेयर हो सकता है या वर्ल्ड का वेलफेयर हो सकता है। तो लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ये बात उतनी ईमानदारी से शायद नहीं हो पाती, लेकिन खैर वो एक अलग विषय हो सकता है बात करने का। लेकिन अभी हम ग्लोबलाइजेशन के डायरेक्ट मीनिंग की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को जब फेवर किया गया तो उसके मायने क्या थे। वही कि ओपननेस हम बढ़ाएं, हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो दुनिया की इकोनॉमी के साथ। तो इंडिया को ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे ले जाने का एक मतलब ये था कि इंडियन इकोनॉमी को हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर सकें। अब इस चीज़ के लिए सरकार ने किस तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया, अब हम उस पर आते हैं। तो पहले हमने कहा इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पहले हम कहेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले करीब 40% था, तो उसको धीरे धीरे 51 to 100% ले आया गया। 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पे एफडीआई को 100% कर दिया गया, और एक्सपोर्ट ट्रेड हाउसेस को भी ये परमिशन मिल गई। लेकिन हाँ, ये फिर भी सरकार ने कोशिश की कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको जैसे कि करप्शन ना आ जाए या फॉरेन करेंसी
का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, तो फेमा का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की गई। फिर बात आई पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। अब पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। तो ये चीज़ सरकार ने किन ट्रांजैक्शंस के लिए कहा? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर रेमिटेंसेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। तो ये चीज़ हमारी पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी में आ जाती है। देन लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाए जो कम से कम 5 साल तो चले, तो जिससे कि जो बिजनेसेस हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करके अपने डिसीजंस लेंगे, तो उनको उसको फ़ायदा उठाने का उनको मौका मिले। तो अंडर दिस पॉलिसी हम कहते हैं ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैव बीन रिमूव्ड, कंपटीशन इज एनकरेज्ड, और ऑफ कोर्स विद एन एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, क्योंकि सारे गुड्स को हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की होती हैं, राइट। अच्छा, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, यानी रिडक्शन इन टैरिफ्स। अब रिडक्शन इन टैरिफ से मतलब है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, तो हमें अलाउ करना है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करके कि विदेशी कंपनीज भारत में आ सके, ट्रेड कर सके। प्लस अगर इंडियन बिजनेस हाउसेस जो हैं, जो भारत विदेशों से अपने टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज़ इंपोर्ट करके भारत में करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आसानी से हो सके, और प्लस इंडियन कंपनीज भी विदेशों के साथ जो है प्रॉपरली compete कर सकें। एंड विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, द फिफ्थ पॉलिसी स्ट्रैटेजी। ये 2001 के बाद से सभी तरह की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट आइटम्स पे थी वो विड्रॉ कर ली गई। और ये क्योंकि जैसे हमने कहा कि जितने भी रिफॉर्म्स भारत में लाए गए, इनिशियल लेवल पे भारत सरकार को पसंद आए या ना आए, लेकिन वो WTO और IMF के प्रेशर के चलते ये सारा काम किया जा रहा था, क्योंकि हमें लोन चाहिए था अपने देश को बचाने के लिए, अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए। और इसीलिए आगे चल के हम देखेंगे कि भाई हम ये कहेंगे हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट है फ्रॉम द पीपल कि कुछ हम उससे बाहर आ गए। हम ये सोच के खुश हो सकते हैं कि आज जो हमने 7 बिलियन का लोन लिया था वो हम चुका चुके हैं, गोल्ड हमने मॉर्टगेज किया था वो हम वापस ला चुके हैं, और आज इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये बात सही है कि हम उस समस्या से अब इन 30 सालों में बहुत आगे आ चुके हैं। अब ये देख लेते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा। तो जैसा हमने कहा भाई हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो हमें ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस मिला, हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिली, हमारी भी कंपनीज के पास बेटर प्रॉस्पेक्ट्स आए, और साथ ही साथ हमें जो हमारे स्किल्ड पीपल थे, हमारे देश में जो हम कहते हैं हमारा यूथ है जो अच्छा वेल एजुकेटेड है, उसके लिए भी रास्ते खुले। और आज हम देखते हैं ना कि इंडिया वर्ल्ड की टॉप कंपनीज, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, चाहे आप अडोब ले लो, रिसेंटली ट्विटर की बात करें, या अभी IMF के डेप्यूटी डायरेक्टर की बात करें, तो इन सब पे इंडियंस ही तो हैं जो इनके CEOs हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे स्किल्ड लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जहाँ तक नेगेटिव इम्पैक्ट की बात है, तो वो देखिए हमारे, अगर हम ये कहें कि हमारी कंट्री में कंपनीज ऐसी नहीं थी, डोमेस्टिक कंपनीज जो compete कर सकें, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन MNCs थी उनको भारत के रूप में एक बहुत बड़ी मार्केट मिली। और ये बात सही है कि आप जितने फॉरेन ब्रांड्स आज के समय में भारत के अंदर देखते हो, 91 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। और गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ भी 2 होती थी, अगर आप लोगों ने कहीं देखी हो, एम्बेसडर और फिएट। आज तो मतलब लाइन लगी हुई है, बड़ी से बड़ी कंपनी भारत में जो है काम करना चाहती है और अपने जो है स्टोर्स खोलना चाहती है, अपनी डीलरशिप देना चाहती है, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। तो फिर इट कॉम्प्रोमाइजेज द वेलफेयर ऑफ द
पुअर कंट्रीज। तो इससे क्या होता है कि ये डर हर समय बना रहता है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं कहीं वो बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक समस्या रहती है। बट और ये भारत में भी है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी हम क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है, कि जितना इम्पैक्ट हमने सोचा था वो नहीं हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। आउटसोर्सिंग कि भाई जब आप अपने देश में जो काम हो सकता है वो विदेश में करने को लिए दे दें। आउटसोर्सिंग से भारत को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि विदेशी कंपनीज ने भारत में काम करवाना शुरू किया। उसके कारण थे कि यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर था कम्युनिकेशन का, यहाँ पे स्किल्ड लोग मिल जाते थे, वो भी आसानी से कम कीमत पे, ठीक है। और फिर भारत सरकार ने टैक्स कंसेशंस दिए, टैक्स हॉलीडेज दिए उन कंपनीज को कि वो भारत में से अपना काम कराएं। तो इससे जॉब जो है हम कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हुई। अब हम बात कर लेते हैं जो हम बार बार कर रहे थे कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या, क्यों हम इसके दबाव में हमें आना पड़ा, या किस तरह से हम यहाँ पे गए और इनसे लोन लेने के लिए। तो हम ये कहेंगे कि जनवरी 1, 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, यानी इट वॉज सेटअप। और ओरिजिनली इसके 123 मेंबर्स थे, और अब 2016 से अब तक करीब 164 कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो आप मान सकते हैं ना कि यहाँ भी खूब डेवलपमेंट हो रही है। और इससे पहले हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स यानी गैट हुआ करता था, और इसको WTO ने रिप्लेस किया। और इसका मेन एम यही था कि भाई वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करें बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, और प्रमोटिंग कंपटीशन, फ्री एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। और पर्पस तो ये था कि बाईलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड को ये लोग प्रमोट करें, और जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन जो है ये उसको करवा सकें। देन वी कम टू आर्ग्यूमेंट्स दैट आर इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसा कि मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें तो अच्छी हुई और कुछ गड़बड़ भी हुई। तो पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव चीज़ों की कि भाई क्या अच्छा हुआ। तो हम कहेंगे कि देयर वॉज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमारे देश की जो 1980 से 91 के 10 सालों की बात करें तो हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 5.5%, 5.6% हमारा रेट ऑफ ग्रोथ रहा, जो कि बाद में बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 7% हो गया। तो लेकिन ये जब रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ा तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर हम तीनों सेक्टर्स की बात करें, एग्रीकल्चर हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, और टर्शरी, तो इसमें एग्रीकल्चर को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट ग्रोथ उसने झेला, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी फ्लक्चुएटिंग थी। बट हाँ, टर्शरी सेक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा, और हम ये IT सेक्टर के रूप में देखते ही। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में तेज़ी से आई, और हम ये कह सकते हैं, और जब मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो FDI का और करीब 48% से हमारे देश में बढ़ गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में आई, और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि आज हमारे देश में करीब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, कि हम कहाँ तो 91 में 6 बिलियन के आसपास के रिजर्व्स थे, जो आज अप्रॉक्सीमेटली 321 बिलियन 2014-15 तक हो चुके हैं। तो अब हमको ऑब्वियसली दोबारा से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात आती है कि राइज इन एक्सपोर्ट्स, क्योंकि जब इकॉनमी ओपन हुई, सरकार ने सारे टैरिफ्स ख़त्म किए, रिस्ट्रिक्शंस को बंद किया और फ्रीडम दी प्राइवेट सेक्टर को, तो एक्सपोर्ट्स हमारे भी राइज हुए, और ख़ास तौर पे ऑटो पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में, सॉफ्टवेयर में, टेक्सटाइल्स में। तो इसमें हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला, और इस वजह से जब इनकम बढ़ती है तो आपका इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है।
सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ी, टैक्स रिफॉर्म से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। और ऑफ कोर्स जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल तो बढ़ा ही, क्योंकि हम बात ही ये कर रहे हैं कि सरकार ने कोशिश ये की कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर करेगा उससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है जनरेट होंगी। और इन कामों को करने के लिए सरकार ने लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म किया, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को ख़त्म किया, और बहुत सारे सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे उनको डी रिजर्व किया। और इस तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम कह सकते हैं हमने बहुत अच्छी सफलता पाई। लेकिन अब साथ ही साथ हमें क्या दिक्कत आई, क्या हम अच्छा नहीं कर पाए? तो सबसे पहले कि अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी कोशिश थी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी जनरेट हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैच नहीं कर सके, इसीलिए इसको जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। और फिर जैसे मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर निगलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुई वहाँ पे, सरकार ने सब्सिडी कम कर दी, और लिबरलाइजेशन और रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर को भी फॉरेन कंपटीशन झेलना पड़ा। और फिर हम फूड ग्रेन से कैश क्रॉप्स की तरफ चले गए, तो उससे फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हमारे देश में बढ़ गए। फिर दूसरा सेक्टर था हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आएगी, वैसे नहीं हो पाई। उसकी बजाय चीपर इंपोर्टेड गुड्स भारत में आने लगे, और हम देखते ही हैं कि हमारी इंडियन मार्केट्स चाइना के माल से भरी पड़ी हैं। और लोग ये कहने लगे कि अगर चाइना का माल है तो वो चलने वाला नहीं है, मतलब पुअर क्वालिटी, ठीक है। जबकि वहीं चाइना का माल जो यूरोपियन मार्केट्स में जाता है उसको ये माना जाता है इट्स वेरी गुड क्वालिटी, बट इंडिया में वो नहीं आता। फिर इसका एक कारण ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं हो सका, और फिर डेवलप्ड नेशंस के नॉन टैरिफ बैरियर्स की वजह से भी वो ग्रोथ नहीं हो पाई। फिर हमारी जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी कि हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी, उसने भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिए। डिज़ायर्ड रिजल्ट क्यों नहीं दिए? कि अगर हमने बेची अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, तो उस एडिशनल पैसे से बजाय हम उसको डेवलपमेंट में लगाते, हम सरकार को अपने डेफिसिट्स को कम करने में उस पैसे का इस्तेमाल करना पड़ा। तो जब एडिशनल पैसा जब आपके पास आ रहा है, उससे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, और उसको अपने पुराने कर्ज़ों को चुकाने में अगर आप लगा देंगे उस पैसे को, तो ऑब्वियसली नुकसान तो होना ही। फिर इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, कहने का मतलब ये कि सरकार ने टैक्स रिड्यूस किया ये सोच के कि भाई इससे टैक्स इवेजन कम हो जाएगा, लोगों का टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। और फिर स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गया, है ना, कंज्यूमर इज़ द किंग। कंज्यूमर्स को तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, और फिर अब आप देखते ही हो हर चीज़ ईएमआई पे मिल जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमरिज्म के चक्कर में, ईएमआईज़ के चक्कर में लोगों को उधार खाने की आदत आप कह सकते हो। तो हमने लग्जरीज़ को एक्चुअली प्रमोट किया कि, और एडवर्टाइजिंग होती है, मार्केटिंग होती है, लग्जरी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि भाई वो आपकी नेसेसिटी है। तो ये क्या है? ये कंज्यूमरिज्म। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे, और फिर उससे गरीबों को भी नुकसान होता है कि उनमें एक वो आती है कि हम उस चीज़ को नहीं पा सकते, तो एक इकॉनमी में लोगों में डिससेटिस्फैक्शन पनपता है, राइट। तो ये थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इकोनॉमिक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आई बिलीव आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हमारा, जैसा कि मैंने कहा, टर्म 1 का सिलेबस पूरा होता है, और हम जल्दी ही टर्म 2 के वीडियोस भी लेके आएंगे। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू। और साथ ही साथ जैसे हम कहते हैं, आप इसको बार बार देखें, फ्रेंड्स को भी बताएं, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमसे जो आप लोगों के लिए हो सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।